हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आपसे पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर या मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का जिक्र करूंगा, MLRS का जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि क्यों इसकी मांग बढ़ रही है और एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसका भी मैं जिक्र आपसे करूंगा। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है इस मामले में क्या कर रहा है। अभी हाल में भारत के पिनाका, जो कि मल्टी बैरल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, MLRS इसको कहते हैं, इसको वास्तव में MLRS का मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ साथ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी कहते हैं, MLRS कहते हैं। इसकी डिमांड विदेशों में काफ़ी बढ़ी है। हालांकि भारत में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है। मल्टी बैरल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम कह सकते हैं, MBRS कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे तो MLRS हो जाएगा। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS, ये पिनाका का नया नाम है जो कि विदेशों में गूंज रहा है। एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में भारत, चूंकि कोल्ड वार का डायरेक्ट हिस्सा नहीं था, इस वजह से डिफेंस इंडस्ट्री भारत ने विकसित नहीं किया, जिसका खामियाजा इसमें भुगत रहा है। फिर भी भारत ने दो ऐसे शस्त्र बनाए हैं, डिफेंस इक्विपमेंट बनाए हैं, जिसकी मांग बाहर जबरदस्त हो रही है। एक तो पिनाका है और दूसरा ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस की मांग वास्तव में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कर रही हैं, या साउथ एशियन कंट्रीज कर रही हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ज़्यादा है, जैसे सुदूर पूर्व के भी, यानी फार ईस्ट कंट्रीज भी कर रहे हैं, जैसे फिलीपाइंस कर रही है या वियतनाम कर रही है। इसमें साउथ ईस्ट और फार ईस्ट दोनों को शामिल कर सकते हैं। फिलीपाइंस, वियतनाम, ताइवान जैसे देश इसकी डिमांड कर रहे हैं, जबकि पिनाका की डिमांड जो है, आर्मेनिया तो अजरबैजान के साथ जब युद्धरत था पिछले साल, तो उसने इसका ऑर्डर प्लेस किया ही था। अब फ्रांस भी खरीदने जा रहा है भारत का ये पिनाका MLRS सिस्टम, और इसके साथ साथ स्पेन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की है, उसने भी बातचीत ओपन कर दिया है। राजनाथ सिंह, भारत में आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिलिट्री हेडक्वार्टर दो अलग अलग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ब्यूरोक्रेट जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और मिलिट्री हेडक्वार्टर में सेना के अधिकारियों की भूमिका प्रमुख होती है। हालांकि भारत में पंडित नेहरू के समय से एक परंपरा चली आ रही है, चूँकि नेता जो होता है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता है, और डेमोक्रेसी होने की वजह से वही सर्वा होता है। इस वजह से वो IAS अधिकारियों पर ज़्यादा रिलाई करता है। यही बात तो एक बार VK सिंह ने भी कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना नहीं। वही ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक आदमी आर्मी चीफ के सक्सेशन को डिसाइड करता है। अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसको डिसाइड करने का काम डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी करता है। तो इस पर आपत्ति जताया था सुप्रीम कोर्ट में VK सिंह ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया भाई ऐसा है, ये डेमोक्रेसी है, सरकार ने जो तय किया है उसी के अनुसार आपको चलना होगा। उस समय UPA की सरकार थी और VK सिंह को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी उनको सुप्रीम कोर्ट से ही झटका लगा था। फिर जनरल दीपक कपूर ने जो लाइन ऑफ सक्सेशन तय किया था, जनरल VK सिंह को उसी को मानना पड़ा, और UPA सरकार ने जनरल दलबीर सुहाग, उसके इनके बाद हुए थे जनरल दलबीर सुहाग को इन्होंने लाइन ऑफ सक्सेशन में तय किया था, इनके द्वारा तय किया गया था। लेकिन VK सिंह लाइन ऑफ सक्सेशन जो तय हुआ था सरकार के समय, उसी के अनुसार उनको आर्मी चीफ बनाया गया था, वो अदरवाइज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की सुनी ना की इनकी। सुप्रीम कोर्ट वास्तव में सरकार की सुनता भी, कारण ये कि डिफेंस के मामले में डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त होता है। वो चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे कोई अदना सा
कांस्टेबल रैंक का कोई अधिकारी हो, जो या हवलदार रैंक का कोई अधिकारी हो, सबके लिए बराबर है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कि परंपरागत रूप से होता आ रहा है, यानी जनरल वीके सिंह को उसने आर्मी चीफ जो जनरल दीपक कपूर ने तय किया था लाइन ऑफ सक्सेशन, उसके हिसाब से ही अपॉइंट करने की बात कही। और इस संबंध में कोई भी बात उसने सरकार से करने को कहा। इनकी उम्र को लेकर के कुछ बवाल भी था, उस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सरकार तय करे, या तो यूपीएससी में जो आपने जो सर्टिफिकेट दिया उसके आधार पर, या सरकार को जो आपने एफिडेविट दिया है उसके आधार पर, ये सरकार को ही तय करना होगा कि आपकी कौन सी उम्र मानी जाए। 1 साल का शायद डिफरेंस था, एक में 1950 था, एक में 1951 था, कुछ ऐसे ही था। अभी उनको उधर नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य का गवर्नर बनाया गया है। जनरल वीके सिंह ने इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। खैर, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सेना में जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी खरीद के समय ही दलाली होती थी। एसपी त्यागी साहब जो कि एयरफोर्स चीफ थे यूपीए के समय में, वो अभी भी फंसे हुए इसी मामले में। दूसरे शब्दों में, दलाली तब तक होती रहेगी जब तक बाहर से हम सामान मंगाते रहेंगे, यानी हम इंपोर्टिंग कंट्री बन रहेंगे डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में। जिस दिन एक्सपोर्टिंग कंट्री हो जाएंगे, जिस दिन हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद तैयार करके बाहर बेचेंगे, उस दिन दलाली काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एकदम से ख़त्म तो नहीं होगी, तब भी दलाल रहेंगे, लेकिन तब पैसा भारत में ही खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इटली का कोई व्यक्ति आकर के यहाँ दलाली करे और वो बच जाए या उसे बाद में पकड़ा जाए। ठीक है, बोफोर्स जैसी घटना नहीं घटेगी, लेकिन ये है कि दलाली तब भी चलती रहेगी, फिर भी काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। माने कुछ 1000 करोड़ के घोटाले तो नहीं होंगे, कुछ 100 करोड़ के घोटाले हो सकते हैं, या कुछ करोड़ के घोटाले हो सकते हैं, तब भी चूँकि कोई न कोई रास्ता दलाल निकाल ही लेंगे। और ये बिना आर्मी अधिकारी है या बिना सेना के अधिकारी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में बिना सेना के अधिकारियों की मिली भगत के तो ये होता नहीं है। खैर, भारत ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की डील कर लिया है फ्रांस के साथ, और स्पेन भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा। आर्मेनिया को तो ऑलरेडी सप्लाई भी करना शुरू कर दिया है। यह करार जो हुआ है फ्रांस के साथ और आर्मेनिया के साथ, जो सप्लाई चल रही है वो 10,147 करोड़ रुपए का है, 10,147 करोड़ रुपीज़। और भारत ने ये करार जो है, भारत का ये करार यानी पिनाका को सप्लाई करने का जो करार है, वो भारत के इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। वास्तव में ये दोनों डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई से रिलेटेड हैं। और इस प्रकार से जो टाइप इसमें जो रॉकेट लगेंगे उसमें टाइप 1 और टाइप 2 के रॉकेट लगेंगे। टाइप 1 में म्यूनिशन एरिया डिनाइल म्यूनिशन ADM टाइप 1 उसका नाम रखा गया एक रॉकेट का, और दूसरे का नाम रखा गया है हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड MK1, यानी MK1 श्रेणी का दूसरा रॉकेट है, जो कि यानी MK1 तो ये बताता है कि ये भी प्रथम श्रेणी का ही है, लेकिन इंजन के लिहाज से ये दूसरा होगा, दूसरे क्रम पर जाएगा। दूसरे शब्दों में ये पहले वाले से बेहतर माना गया है और ये बूस्ट अधिक करता है, इसका बूस्टर अधिक ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इस वजह से इन दोनों को पिनाका में फिट किया जाएगा, क्योंकि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, MBRL है। इस वजह से पिनाका में ये दोनों तरह के रॉकेट लगेंगे ताकि उसको अधिक से अधिक बूस्ट कर सकें, अपने स्ट्राइक रेंज यानी मारक क्षमता को बढ़ा सकें उसके। तो जो आर्मेनिया को और फ्रांस को सप्लाई किया जाना है उसमें ये दोनों बूस्टर लगेंगे। स्पेन ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी शुरू कर दी है।
इसके प्रोक्योरमेंट शब्द का मतलब होता है सरकारी खरीद, यानी इसके प्रोक्योरमेंट में अपनी दिलचस्पी शुरू कर दी है। देखना है कि भारत उस मामले में भी कोई डील करता है या नहीं करता है। आपको हम बता दें, ये सब सारी सूचना डिफेंस मिनिस्ट्री के, यानी जो रक्षा मंत्रालय उसके प्रवक्ता ने दी है। मिस्टर सिंह भी उस समय उपस्थित थे, जो कि उसके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वो भी उस समय उपस्थित थे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और आपको ये बताया गया कि भारत में डिफेंस हेडक्वार्टर और मिलिट्री हेडक्वार्टर में डिफरेंस यानी अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं हैं। दूसरे शब्दों में भारत में स्ट्रेटेजिक कल्चर का अभाव है। खैर वो तो एक अलग की बहस हो जाएगी, उस पर कभी हम बाद में वीडियो बनाएंगे, बाद में चर्चा करेंगे। अभी बहरहाल हम लोग पिनाका पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिनाका की खरीद में अब यूरोपीय देश भी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं, क्योंकि पिनाका भले ही कम दूरी तक मारक क्षमता रखती हो, यानी ज़्यादा दूरी तक तो मारक क्षमता नहीं रखेगी, इसको बूस्ट करके अधिक से अधिक 100 किलोमीटर तक का इसको ले जाया जा सकता है। 47 किलोमीटर तक तो मारक क्षमता इसकी आराम से है, यानी 47 किलोमीटर दूर ही मार करके गिरा देगी शत्रु के आते हुए किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को। लेकिन इससे वो आगे बढ़ाने के लिए इसमें स्ट्रॉन्ग बूस्टर लगाना पड़ेगा, जो कि आपको हमने बताया टाइप 1 और MK1 श्रेणी के 2 बूस्टर इसमें लगेंगे, यानी एरिया डिनाइल म्यूनिशंस ADM, और जो फ्रेगमेंटेड डिज़ाइन किया गया है इसको हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड MK1 इसका नाम है। ये दोनों तरह के रॉकेट इसमें लगेंगे, जिससे इसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी, यानी इसका बूस्टिंग पावर बढ़ जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा उड़ान करेगा, ज़्यादा दूरी तक उड़ान कर सकेगा, और अपने शत्रु के टारगेट को भेद कर माने इसको कहते हैं कि भाई आप इसको एक बार आप फायर कर दिए तो आप भूल जाइए पिनाका को, यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को भूल जाइए कि आपने किसी को फायर किया है। ये जाएगा अपने दुश्मन के टारगेट को नष्ट करेगा और वहीं गिर जाएगा, लौट करके वापस नहीं आएगा। ऐसा मत सोचेगा कि ये रीयूजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत घातक है। वो तो अधिकांश मिसाइल सिस्टम और अधिकांश रॉकेट लॉन्चर में यही होता है कि फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम रहता है, यानी दागो और भूल जाओ। तो इस प्रकार से इसमें भी है। लेकिन पहली बार भारत एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बनने जा रहा है इंपोर्टिंग कंट्री की तुलना में। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री होने की वजह से भारत में दलाली काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और भारत के डिफेंस इक्विपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बाहर से पैसा आना शुरू हो जाएगा डॉलर के टर्म में। इसलिए भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।